गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 5 पढ़ने की कला पढ़ाऊंगी। इस पाठ के लेखक मिथिलेश कांति जी हैं। मिथिलेश कांति जी एक जाने माने साहित्यकार हैं। पाठ के अंतर्गत लेखक ने किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए इस चीज का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। तो चलिए इस पाठ को हम जानते हैं कि पाठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाह रहा है। देखिए पाठ में जो भी बातें हैं यहाँ पर मैंने पॉइंट आउट किए हैं ना, पॉइंट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी। पढ़ने की कला, जैसा कि आपको टॉपिक से ही पता चल रहा है कि किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, है ना। पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन सभी जो है अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। सिर्फ कुछ लोग सिर्फ पढ़ते रह जाते हैं और समझ कर नहीं पढ़ते। कुछ लोग पढ़ते हैं और सब कुछ अच्छे से प्राप्त कर लेते हैं। तो इस पाठ में लेखक ने यही बताया है। सबसे पहला प्रश्न लेखक ने किया है, हम क्यों पढ़ते हैं ना। सबसे पहला प्रश्न तो यही है ना कि हम क्यों पढ़ते हैं, पढ़ने का क्या उद्देश्य है, इस पढ़ाई से हमें क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है ना। इस मुख्य तो प्रश्न यही है। तो कुछ लोग ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग रोजगार के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग कक्षा पास करने के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग सिर्फ डिग्री प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं ना। तो पढ़ाई भी तरह तरह से होती है, लेकिन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है हमें ज्ञान प्राप्त करके और लोगों को भी ज्ञान प्रदान करना ना, और जिस उद्देश्य या जिस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है उसे प्राप्त करना, उस मुकाम तक पहुंचना। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है। पढ़ाई करने का, जैसे आप पढ़ते हो ना, किस लिए पढ़ रहे हो। अभी सिर्फ क्लास 6 लिए पढ़ रहे हो कि 7 के बाद 8 में, 8 के बाद 9 में, और इस तरह से हम डिग्रियां बटोर कर रख लेंगे ना। इसका कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ रहे हैं अपने ज्ञान प्राप्त के लिए। ज्ञान प्राप्त करके आपने कुछ सोचा होगा कि मुझे ये चीज प्राप्त करनी है, मुझे जीवन में ये बनना है, ये बनना है, सोचा है ना। तो ठीक इसी तरीके से आप अपने उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना ही शिक्षा है ना। पढ़ना दूसरा टॉपिक है, पढ़ना और महत्वपूर्ण बातें लिखना। अब देखिए लेखक ने क्या कहा है, पढ़ते तो हम सभी लोग हैं। कुछ लोग होते हैं बुक खोले, रीडिंग कर लिए और हो गया ना। जैसे आपसे मैंने आपको चैप्टर रीडिंग कराई, आपने चैप्टर रीडिंग की और पाठ में क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, समझने का प्रयास ना करना ना। पढ़ लिया और फुर्सत हो गई। तो ये पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई कौन सी होती है, क्या कहना चाह रहा है लेखक, कवि ना, या दूसरा व्यक्ति क्या बताना चाह रहा है, उस चीज को समझना है ना। समझ कर पढ़ना ही पढ़ाई होती है। और बातों को याद करते चलना चाहिए, जो उसमें बताया गया है कि क्या कहा गया, उनको पॉइंट आउट ना, अंडरलाइन करते चलना चाहिए, रेखांकित करते हुए चलना चाहिए कि यहाँ ये मुख्य बात है, किसी बात को समझाने का प्रयास किया गया। तीसरा है निरंतर प्रश्न पूछना, प्रश्नों की कल्पना करना। जब हम पढ़ते हैं तो जैसे आप कोई चीज पढ़ते हो तो निरंतर मतलब लगातार उस पाठ से संबंधित प्रश्न भी बनाते रहना चाहिए ना, कि कल जो आप पढ़ रहे हैं इससे कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं, इस पाठ से किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में, या किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं हमसे। तो खुद कल्पना करनी चाहिए और प्रश्न बनाना चाहिए और उसका उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से अगर आप करेंगे ना तो चैप्टर आपको बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा और कभी नहीं भूलेगा, है ना। तो प्रश्नों को निरंतर स्वयं से प्रश्न पूछना चाहिए। जब आप पाठ पढ़ते हैं तो स्वयं से प्रश्न पूछिए, और प्रश्न पूछने के बाद कुछ प्रश्नों की कल्पना भी करनी चाहिए। कल्पना मतलब सोच विचार करना चाहिए कि क्या इस प्रश्न का उत्तर ये भी हो सकता है, इस तरह से भी प्रश्न हो सकता है ना। चौथा, पढ़ने का स्थान और ढंग। अच्छा, पढ़ाई में स्थान का बहुत महत्व होता है। आप कहीं भी बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते कि बहुत शोर हो रहा है, उचित स्थान नहीं है, कहीं भी पढ़ाई नहीं की जा सकती। पढ़ने के लिए एकांत शांत वातावरण भी चाहिए ना। और पढ़ने का पोस्चर मतलब क्या तरीका होना चाहिए, हमें आसन कैसा होना चाहिए। पढ़ने का आसन, जो बैठने का तरीका होता है, वो भी अच्छा होना चाहिए ना। ऐसा ना हो कि आप लेट के पढ़ते हैं, कहीं टेक लेके पढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी आंखों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। उचित लाइट आ रही है कि नहीं, हवा है, सब कुछ ध्यान में रखकर स्थान चुनना चाहिए। तो पढ़ाई करते समय अगर हम अच्छे स्थान का चुनाव करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर सकेंगे। कहा भी गया है ना, कितनी दूरी पर पुस्तक रखनी चाहिए। अपनी आंखों से बहुत पास लाकर अगर आप बुक रखते हैं
तो भी आपको क्लियर नहीं होगा, और बहुत दूर ले जाकर बुक रखेंगे तो पढ़ना चाहेंगे तो भी क्लियर नहीं होगा। तो बुक की भी एक निश्चित दूरी होती है जितनी दूर से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। इस पार्ट में लेखक ने इन सारी बातों के बारे में बताया। 5वां पॉइंट है पढ़ते समय रटना, कंठस्थ करने का ढंग और समय। कहा गया है हमारे यहाँ, जैसे अब कभी कोई पढ़ता है, जैसे बच्चे रटते हैं ना क्वेश्चन आंसर, तो लोग कहते हैं तोते की तरह रट रहे हैं, रट्टू तोते की तरह रट रहे हैं ना। रटना हमारे यहाँ उचित नहीं माना जाता, लेकिन बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिन्हें रटे बिना, जैसे सूत्र वगैरह हुए, डेट्स वगैरह हुई, तो इन्हें हमें रटना ही पड़ता है। तो रटना चाहिए लेकिन एक निश्चित मात्रा में ना। तो रटना लेखक ने उचित बताया है, लेकिन निश्चित मात्रा में। हर चीज रटी नहीं जा सकती है, कुछ चीजें समझकर पढ़ी जा सकती हैं और कुछ चीजें रटी जा सकती हैं। कंठस्थ करने का ढंग और समय। कंठस्थ मतलब याद करना ना। याद करने के लिए भी लेखक ने बताया है कि कौन सा ढंग होना चाहिए और किस समय याद करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है सुबह के समय ना, सुबह का समय सबसे बेहतरीन माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग, हमारा शरीर सब बहुत रिलैक्स, आराम में होता है, और जो भी काम करिए उसका अच्छा परिणाम मिलता है ना। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि सुबह सुबह उठकर हमें याद करना चाहिए। आपके भी मम्मी पापा कहते होंगे सुबह उठकर याद करना ज़्यादा याद होता है ना। तो लेकिन लेखक ने यहाँ पर ये नहीं कहा है, लेखक ने कहा है जिस समय आपको उचित। बहुत लोग सुबह उठकर याद करते हैं, उन्हें याद हो जाता है, बहुत लोग शाम को याद करते हैं, बहुत लोग रात को सोते समय याद करते हैं। तो जो भी उचित समय, जिस समय आपको उचित महसूस होता हो ना, जिस समय आपको अच्छे से याद होता है, याद करने का वही समय निर्धारित करना चाहिए। ये नहीं कि किसी के कहे के अनुसार। आपको लगता है आप रात में बहुत अच्छे से याद करते हैं तो रात में याद करिए। सुबह उठकर अगर आप ज़्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं तो सुबह उठकर याद करिए ना। तो कंठस्थ करने का ढंग और तरीका क्या है? कंठस्थ करने का ढंग यहाँ पर लेखक ने बताया कि किसी चीज़ को जोर जोर से पढ़ना चाहिए ना, पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद हमें उन चीज़ों को लिखना चाहिए। अगर आप भूल जाते हैं तो दोबारा देख लीजिए। अगर वो एक तरीका ये बताया है, दूसरा बताया है कि लिखा हुआ हाथों से ढक लीजिए। आप ऐसे पढ़ते हैं ना, बहुत बार हाथों से ढक लेते हैं और बोलते रहते हैं, भूल जाते हैं, हाथ हटाकर धीरे से देख लेते हैं। बार बार निरंतर इसी तरह से करने से आपको वो चीज़ बहुत आसानी से याद हो जाती है। 6वां पॉइंट है ज्ञान जीवन भर प्राप्त करना, कोई विशेष उम्र नहीं है, श्रेष्ठ लोगों का साथ। लेखक ने बताया है ज्ञान जो होता है सिर्फ विद्यालय, हम सोचते हैं कि पढ़ना सिर्फ विद्यालय में होता है, नहीं। पढ़ना हमारा जीवन, जो लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो जीवन भर पढ़ते हैं। विद्यालय में तो हम एक निश्चित आयु तक ही पढ़ सकते हैं, है ना, एक निश्चित आयु तक। विद्यालय में हमें ज्ञान प्राप्त कराया जाता है इसलिए कि हमें आगे जीवन में क्या प्राप्त करना है ना, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हमें सिखाया जाता है। लेकिन ज्ञान क्या है? ज्ञान जो है ऐसी चीज़ है, इसके लिए कोई विशेष उम्र नहीं है, ताउम्र सीखते, पूरी उम्र, पूरे जीवन भर आप इसको सीख सकते हैं। लेखक ने बताया है श्रेष्ठ लोगों का साथ करना चाहिए ना। श्रेष्ठ का अर्थ होता है, श्रेष्ठ का अर्थ नहीं जाति से बड़ा हो, पैसे से बड़ा हो, बहुत ऊंचे पद पर हो, ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान ना, जो ज्ञानी पुरुष है, ऐसे लोगों का साथ करना चाहिए, है ना। तो अच्छे लोगों का आप अच्छे दोस्त बनाएंगे, पढ़ने वाले अच्छे दोस्तों के साथ बैठते हैं जब आप, तो आपको लगता है ना, आप उनको देखते हैं पढ़ते हुए तो आपका मन करता है कि मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए ताकि आपकी विद्या, आपका ज्ञान और अच्छा हो सके। समय, नेक्स्ट पॉइंट, समय का ध्यान आकर्षण से दूर अपने सही लक्ष्य को जाने। समय का पढ़ाते समय समय का विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप अपना एक निश्चित टाइम टेबल बनाइए ना, कि आप जब दिल किया तब पढ़ने बैठ गए, कोई निश्चित समय नहीं। एक टाइम टेबल बनाइए और उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी चाहिए। आकर्षण से दूर, ऐसी चीज़ें जो हमें आकर्षित करती हैं, हर बुरी चीज़ हमें आकर्षित करती है ना, पढ़ाई में बाधा बनती है, तो हमें उससे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तभी आप क्या करेंगे, अपने सही लक्ष्य को जान पाएंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जो बुरी चीज़ होती है, लोगों को आकर्षित ज़्यादा करती है, हम उसकी तरफ भागते हैं। लेकिन अगर आपका मन, आपने दृढ़ निश्चय करके कर लिया है कि नहीं मुझे वही प्राप्त करना है जो मुझे प्राप्त करना है, तो आपको प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। 8वां, कभी निराश मत हो, सतत प्रयास करो। लेखक ने कहा है बहुत लोग जीवन में बहुत प्रयास करते हैं, कोई एक बार में सफल हो जाता है, कोई 2 बार में और कोई 4 बार में।
लेकिन निरंतर लगातार प्रयास करने वाला व्यक्ति सफल ही होता है। तो लेखक ने कहा है निराश नहीं होना। अगर आप कभी असफल हो जाते हैं, मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं ना, दोनों ने एक एग्जाम दिया, एक पहली बार में क्वालिफाई कर लिया और दूसरा नहीं कर पाया, तो जो नहीं कर पाया उसे निराश होने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे दूनी मेहनत के साथ ना, दूने आत्मविश्वास के साथ प्रयास करना है और प्रयास करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। सतत मतलब निरंतर प्रयास करते रहिए। आपका लक्ष्य आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपको वो लक्ष्य प्राप्त होगा। तो लेखक ने बताया है कि जो लोग उद्यमी मतलब जो लोग मेहनती होते हैं ना, उनके लिए सुमेरु पर्वत जो है, सुमेरु पर्वत बहुत ऊंचा पहाड़ बताया गया है, उसकी ऊंचाई भी उनके लिए बहुत कम होती है ना। देखिए कैसे कैसे जिनके पैर नहीं है वो भी क्या कहते हैं एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति है ना, लंगड़े लोग भी कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आत्मबल उनके साथ होता है। जो परिश्रमी होते हैं उनके लिए समुद्र की गहराई, उनके अथाह समुद्र की दूरी भी उनके लिए छोटी होती है, वो उसे भी लांघ जाते हैं, है ना। और तो कवि ने बताया है जो परिश्रमी होते हैं उनके लिए कुछ भी प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। इस पाठ में लेखक ने यही बताया है कि जो हम पढ़ते हैं उसको सही तरीके से पढ़ें और इस उद्देश्य से ना पढ़ें कि हम खाना पूर्ति कर रहे हैं, ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना। तो बच्चों इस पाठ को आप एक बार अपनी बुक में जरूर पढ़िएगा और इसे समझने का प्रयास करिएगा और इसमें बताया गया उसे अपने जीवन में भी लाने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।